भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन हम फिर आ गए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है। 2024 चुनाव से पहले शायद ही किसी को ऐसा लग रहा होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में होंगे। हालांकि 4 जून को जिस तरीके के चुनावी नतीजे आए, उसके बाद नीतीश के किंग मेकर होने वाले मीम्स की बाढ़ आ गई। मीम्स अपार्ट, नीतीश कुमार ने 2013 से जितनी बार पलटी मारी है, उसकी वजह से बीजेपी हमेशा सतर्क रहेगी। ऐसे में इस स्टोरी में बात करेंगे इसके बारे में कि कुमार के केंद्र में आने के बाद केंद्र और बिहार की राजनीति में वो कौन सी 5 बड़ी चीजें हैं जिनके बदलने की संभावनाएं हैं। इन 5 बड़ी चीजों की तरफ चलने से पहले कहानी शुरू करते हैं नीतीश कुमार के 2 ऐसे बड़े ऐतिहासिक बयानों से जो उन्होंने 2024 चुनाव के पहले दिए। 2023 की फरवरी में कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां साथ मिलकर लड़ती हैं तो बीजेपी को 100 सीटों से नीचे रोका जा सकता है। आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं उनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तब इस बयान का काफी मखौल बनाया गया था, लेकिन 400 पार वाले 2024 के आम चुनाव जैसे इसके जो नतीजे आए हैं, उसके बाद ये लगता है कि नीतीश मन की बात नहीं बल्कि अनुभव और किसी न किसी कैलकुलेशन के आधार पर ये कह रहे होंगे। अब बात करते हैं उनके एक और बयान की। 2020 विधानसभा चुनाव में एक और बयान बार बार रिपीट करते हैं नीतीश कुमार। वो ये कहकर वोट मांग रहे थे कि 2020 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। हालांकि उनकी ऐसी अपील के बावजूद बिहार की जनता ने राज्य के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर 43 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में समेट दिया। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। जेडीयू के बिहार में पहली बार तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद राज्य में सदाबहार रही एक बहस फिर से जिंदा हो गई। बहस ये कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में से बड़ा भाई कौन है। दरअसल अगर जीतन राम मांझी के पीरियड को छोड़ दें तो 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनकी पार्टी जेडीयू एनडीए में बड़ी भाई की भूमिका में रही है। कभी भी सीएम की कुर्सी जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने बीजेपी के पास नहीं जाने दी और इस राज्य में दोनों पार्टियों के बीच कलह का एक ये बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे ही झगड़ों की वजह से 2013 में जब बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद का जब चेहरा बनाया तो नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। तब से नीतीश भारी उठापटक फेस करते आए हैं। ऐसे ही उठापटक के बीच मिस्टर क्लीन रहे नीतीश कुमार की इमेज पलटीमार की बन गई। ऐसी छवि बनने के पीछे की वजह रही 2 बार महागठबंधन, इससे नाता जोड़ना और तोड़ना, और 2 बार एनडीए, इससे नाता तोड़ना और जोड़ना। ऐसी ही छवि की वजह से कहा जा रहा था कि 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश का करियर खत्म हो जाएगा। इसके पीछे की वजह ये कही जा रही थी, ऐसा कहने वालों को लग रहा था कि बीजेपी को फिर से अपने बूते बहुमत मिल जाएगा। ऐसे में नीतीश जैसे रीजनल नेता के चाहे जितने भी सांसद जीत जाएं, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। बात तो यहाँ तक हुई कि उनकी पार्टी टूट जाएगी और नीतीश के पास कुछ भी नहीं बचेगा। हालांकि 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटें आई। ये 2019 में उनको जो 16 लोकसभा की सीटें मिली थी, उनसे 4 सीट कम है। ऐसे में जाहिर तौर पर उन्हें और कमजोर पड़ना चाहिए था। हालांकि बीजेपी को नहीं मिले पूर्ण बहुमत ने नीतीश कुमार को फिर से रिवाइव कर दिया, मजबूत कर दिया। इतना रिवाइव कि 2013 के बाद से राजनीतिक तौर पर संभवतः वो अपने सबसे मजबूत स्थिति में है। एक तरफ तो उनके पास बिहार के सीएम की कुर्सी है, दूसरी तरफ उनके पास केंद्र की सत्ता की चाबी। ऐसे में इस स्टोरी में उन बड़े बदलाव की बात करते हैं जो नीतीश की ऐसी स्थिति में आने के बाद बिहार से लेकर केंद्र तक की राजनीति में होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव धर्म आधारित राजनीति को लेकर होने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में करीब 17% मुसलमान हैं। 2011 के बाद से करीब अगले 13 साल यानी 2024 तक जनगणना नहीं हुई। ऐसे में पूरी पॉसिबिलिटी है कि यह संख्या ऊपर गई होगी। यह संख्या इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि 2005 से पहले यादवों के साथ मुसलमान लालू यादव की पार्टी आरजेडी के वोटर रहे हैं। हालांकि मुसलमानों में से पिछड़ा यानी पसमानदा मुसलमान निकाल कर नीतीश ने एक और वोट बेस बनाया और लालू के इस वोट बेस को दरका दिया। इस बेस के अलावा लालू और नीतीश दोनों नहीं, वो दोनों जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन से निकलकर बने नेता हैं जो नेहरू की धर्मनिरपेक्षता में, सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे। ऐसे में दोनों ही नेताओं ने बिहार में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगों पर लगाम लगाए रखा।
नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में वापसी के बाद किसी भी पार्टी के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, कम से कम जब तक वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, आसान नहीं रह जाएगा। ऐसा होने की संभावना को बल देता है वो बयान जो आंध्र प्रदेश के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव से पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हज के लिए मुसलमानों को 1 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। अब इस बयान को फिर से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वहीं अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कुछ हुआ 4 जून को, जिस तरीके के नतीजे है, उसके बाद इसे मंडल पॉलिटिक्स के रिटर्न के तौर पर देखा जा रहा है। यही वो दूसरा बड़ा बदलाव है जो नीतीश के केंद्र की राजनीति में आने के बाद होने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल वीपी सिंह जब दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक देश के पीएम थे, तभी बीजेपी का जो राम मंदिर का आंदोलन था अपने चरम पे था इस दौर में। इस बीच वीपी सिंह ने धूल फांक रहे ओबीसी रिजर्वेशन वाले मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया और देश की जो राजनीति थी वो 2 धड़ों में पूरी तरीके से पोलराइज हो गई। एक तरफ तो मंदिर वाली राजनीति रही जिसके छाते के अंदर पूरा हिंदू समाज आ जाता है। ऐसा नहीं है कि इस राजनीति में जाति गायब होती है। जब भी किसी सीट पर कोई कैंडिडेट तय किया जाता है कि इसको टिकट देना है, तो मंदिर वाली राजनीति में भी सीट के जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये बात स्विच के साथ एक इंटरव्यू के दौरान फॉर्मर जर्नलिस्ट और हाल ही में बीजेपी के लीडर बने मनीष कश्यप ने भी स्वीकारी थी कि एक सीट पर हर पार्टी जाति देखकर टिकट देती है। हालांकि मंदिर पॉलिटिक्स में सीधे तौर पर जाति को फैक्टर नहीं बनाया जाता क्योंकि छाता बड़ा रहे हिंदुओं का। वहीं अगर नीतीश कुमार की राजनीति पर गौर करें तो उन्होंने 2024 के चुनाव के पहले कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। जाति जनगणना को उनके द्वारा मुद्दा बनाए जाने के बाद कांग्रेस समेत ज्यादातर रीजनल पार्टीज ने इस मुद्दे पर पूरा जोर दिया। बिहार में हुए जाति जनगणना के दौरान बीजेपी समेत तमाम पार्टियां इसके पक्ष में थीं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली। कांशीराम जी के राजनीति भी जो है वो समाजवाद की राजनीति के करीब है, इसको इंस्पायर करती है। ऐसे में मामला जब जब धर्म की राजनीति की तरफ बढ़ेगा, उस धर्म हावी होगा राजनीति पे, तो नीतीश कुमार और ऐसे नेता चाहेंगे, उनकी पार्टी चाहेगी कि इसको जाति की तरफ खींच के ले जाने की पूरी कोशिश हो। मंडल बनाम मंदिर वाली राजनीति की वापसी जैसे दिख रहे 2024 के चुनाव के बाद ऐसा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि भले ही नीतीश कुमार ने कहा हो कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव था, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उसके बाद साफ है कि पिछला बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव नहीं था। वो उनका आखिरी चुनाव नहीं होगा, वो 2025 के चुनाव में बहुत प्रोमिनेंट होंगे। यहीं पर आता है तीसरा बड़ा बदलाव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में एनडीए के 2 दल बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़ा भाई और छोटा भाई वाली राजनीति लगातार होती रही है और 2020 के बाद नीतीश को छोटा भाई बताया जाने लगा था। लेकिन 2024 के चुनाव में बिहार में बीजेपी और जेडीयू को मिली 12 सीटें और केंद्र में बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिलने के बाद नीतीश कुमार फिर से इनको बड़ा भाई बता रही है बीजेपी। इसी के फॉलोअप वाले एक लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री वाला जो विधानसभा चुनाव होना है वो एनडीए नीतीश कुमार की लीडरशिप में लड़ने की तैयारी में है। मतलब बिहार को लेकर जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे सीएम के पद से, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नीतीश की पार्टी टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ऐसे किसी भी अफवाह पर कम से कम 2025 के चुनाव तक तो विराम लगे रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज बहुत अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और जब भी नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव होगा तो सवाल इस पर जरूर होगा कि कास्ट सेंसस के बाद आबादी, जितनी आबादी उतना हक वाली जो बात हुई थी उसका क्या हुआ। तो जो चौथा बड़ा बदलाव होगा वो गंभीर सवालों के फॉर्म में होगा। सवाल होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। सवाल इस पर होगा कि 2014 से 24 के बीच लगातार जो बिहार इतने सारे सांसदों को एनडीए के लिए संसद में भेजता रहा, उसके एवज में बिहार का कितना विकास हुआ। क्योंकि एक समय रेलवे जैसा बड़ा मंत्रालय एक तरफा बिहार के नेता चलाते आए, लेकिन 2019 से 2024 के बीच बिहार को, जेडीयू को खासतौर पे कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला। रेलवे की दुर्दशा और बढ़ता किराया भी एक बहुत बड़ा विषय है जिससे नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में फायदा या नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर इस मामले की सेंसिटिविटी की बात करें तो एक बार दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री हुआ करते थे ममता बनर्जी की पार्टी से, उन्होंने 1 रुपए का किराया बढ़ाया था और ममता बनर्जी ने उनको रेलवे मंत्री के पद से हटवा दिया। ये इतना सेंसिटिव इशू है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 की तुलना में अभी 107 गुना ज्यादा किराया वसूला जा रहा है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया लंबे समय से।
बीजेपी की जैसी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, उसकी वजह से 2014 से 24 तक रेलवे का बढ़ता किराया, वेटिंग टिकट, ट्रेनों की कमी, देर से चलने वाली ट्रेन उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहे। हालांकि सफ़र के इस साथी पर यूपी बिहार वालों को जितना ज़्यादा भरोसा है, इस पर उनकी जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, आबादी वाले राज्य हैं ये दोनों, इसकी वजह से इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वापस से रेलवे एक बड़े फोकस का सब्जेक्ट होगा। इसी के साथ पांचवा बदलाव अग्निपथ जैसे पॉलिसी के मुद्दों पर होगा। अग्निपथ जैसी योजना को लेकर नीतीश की पार्टी ने ऑलरेडी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू इसकी समीक्षा की बात कर रही है। राहुल गांधी ने लगातार कहा है कि इंडिया गुट वालों की अगर सरकार आई होती या आएगी तो आने वाले दिनों में इस योजना को हटा दिया जाएगा। ऐसे में मिडिल क्लास और गरीब को अफेक्ट करने वाले रेलवे के किराए से लेकर महंगाई और अग्निपथ जैसी पॉलिसीज पर डिसीजन के मामले में सरकार को अपने सहयोगियों को पूरे कॉन्फिडेंस में लेना होगा। एक तरफा इस तरीके के फैसले नहीं हो पाएंगे, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये तो रहे वो 5 बदलाव जिसके होने की संभावना हमें नजर आ रही है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद फिर से गठबंधन के दौर में लौटी राजनीति और सरकार, जिस सरकार में नीतीश कुमार जैसे सहयोगी हैं, उसमें आपको किन बड़े बदलावों की संभावना है, पॉलिसी मेकिंग के फ्रंट पे या पॉलिटिक्स के फ्रंट पे। बाकी ऐसे ही स्टोरीज और एक्सप्लेनर्स के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।